Assalamu alaikum everyone. So it's the part second of the history of English literature और हमने लास्ट वीडियो में एंग्लो सैक्सन और मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम रेनाइसेंस को डिस्कस करेंगे और रिस्टोरेशन एज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद रेनाइसेंस। तो जो रेनाइसेंस बेसिक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? रेनाइसेंस का मीनिंग होता है रिवाइवल, रिन्यूअल या फिर न्यू बर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें इसकी एज को, रेनाइसेंस एज का जो टाइम पीरियड था, तो हम देखते हैं तो ये स्टार्ट होता है 1480 से। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक थी। 1480 से स्टार्ट होता है और 1660 तक ये टाइम पीरियड इसका जो है स्पैन है। अब वैसे तो इसकी ज़्यादातर डेट हम देखते हैं तो वहाँ पे आती है 1500, लेकिन 1480 तक जो था, उसके बाद से रेनाइसेंस लिटरेचर या रेनाइसेंस की जो मूवमेंट थी, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हम वो देखते हैं हिस्ट्री में। सो इंग्लिश रेनाइसेंस की ये स्टार्ट डेट है, और इसके अलावा इटालियन रेनाइसेंस, या अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशंस को देखें, या फ्रांस में या इटली में जो रेनाइसेंस का टाइम पीरियड था, वो जो इंग्लैंड में टाइम पीरियड था रेनाइसेंस का, उससे काफ़ी पहले स्टार्ट हो गया था। तो अब हम इंग्लिश रेनाइसेंस की अगर हम बात करते हैं और इस टाइम पीरियड में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ उसकी हम बात करें, तो उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें पहले तो ये भी आता है कि जो इसको हम अर्ली मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं। जैसे हम देखें, हमने कहा ना कि ओल्ड इंग्लिश है, फिर मिडिल इंग्लिश है, और अब ये अभी तक जो हम जिस चीज़ को लेके आगे जा रहे हैं, सो दिस इज़ बेसिकली मॉडर्न इंग्लिश या फिर मॉडर्न टाइम पीरियड। तो रेनाइसेंस से भी हम ये चीज़ कह सकते हैं कि किसी ना किसी तरह से जो मॉडर्न आज की दुनिया है या आज का लिटरेचर है, वो वहाँ से ओरिजिनेट होना शुरू हुआ था। और उसके बाद क्या है कि इसमें जो है ड्रामा और जो पोइट्री थी, उस पे काफ़ी ज़्यादा काम होना शुरू हुआ। उसके अलावा जो था ह्यूमनिज़्म और अम, तो उस पे और उसके साथ साथ में जो क्लासिक लिटरेचर का एक इन्फ्लुएंस था, वो भी इंग्लिश लिटरेचर में आने लगा। जैसे कि क्लासिक लिटरेचर की काफ़ी ऐसे प्रिंसिपल्स है या कुछ उसके मेन आइडियाज़ है। जैसे उसमें एक आइडिया ये भी है कि जो लिटरेचर होता है, उसका जो मेन जो मकसद होता है, वो ये होता है कि वो डिलाइट भी प्रोवाइड करता है, उसके साथ में टीच भी करता है। यानी कि मोरालिटी को आप जो टीच करना चाहें या शेयर करना चाहें या उसके बारे में लिखना चाहें या बात करना चाहें, तो वो भी एक लिटरेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक चीज़ आती है। तो इसमें हम देखते हैं अगर, तो इस टाइम पीरियड में डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया। जैसे कि रिलीजन है, उस पर एक डिफरेंट व्यूज़ जो थे लोगों ने शेयर करने शुरू किए। उसके बाद में जो मैन की एक जो सर्च ऑफ मीनिंग है ना, वो स्टार्ट होती है यहाँ से। और उसके बाद जो है डिफरेंट इंग्लिश सोसाइटी में और इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी रिफॉर्मेशंस आई। यानी कि इंग्लिश सोसाइटी जो थी, इंग्लैंड की जो सोसाइटी थी, उसमें जो चर्च का रोल था, या उसके अलावा रिलीजन को जिस तरह से देखा जाता था, या जिस तरह के रिलीजियस बिलीव्स थे, वो चेंज होना शुरू हुए। और उन सारी चीज़ों का जो है हमें इफ़ेक्ट नज़र आता है रेनाइसेंस लिटरेचर में या रेनाइसेंस टाइम पीरियड में भी। तो उसके इस टाइम के जो नोटेबल वर्क्स थे, उसमें हैमलेट आता है, मैकबेथ, रोमियो जूलियट, और जो है विलियम शेक्सपियर के प्लेस थे, और जिनमें पावर, फेट और लव और ह्यूमन नेचर और बहुत सारी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर्स और चीज़ों को डिस्कस किया गया था। इस तरह के थीम्स थे। उसके अलावा डॉक्टर फॉस्टर्स का जो एक बहुत फेमस ट्रेजेडी है, और सॉरी, क्रिस्टोफर मार्लोफ की बहुत फेमस जो ट्रेजेडी है डॉक्टर फॉस्टर्स, वो भी इसी टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हुआ। उसके अलावा जो है हमारे पास पैराडाइज लॉस्ट है, जॉन मिल्टन की जो पोएम है बेसिक, तो वो भी एक एपिक पोएम है जो कि रेनाइसेंस टाइम पीरियड में ही लिखी गई। और ये जो पोएम है बेसिकली जो एक मैन का डाउनफॉल है, उसके बारे में बात कर रही है। और इसमें जैसे एडम की और ईव की स्टोरी है, बेसिकली जो पैराडाइज लॉस्ट है वो उसी स्टोरी से रेलिवेंट ही स्टोरी है, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू जो है उसने इस तरह से बात अपनी शेयर की है कि जो मोरालिटी है या नेचर है, या जो एक पावर ऑफ गॉड है, और फिर उसके बाद जो ह्यूमन का रिस्पॉन्स है, और जो इविल नेचर है, इविल स्पिरिट्स होती हैं, उनका क्या रोल है। सो ये सारे थीम्स जो थे काफ़ी ज़्यादा फेमस थीम्स थे रेनाइसेंस लिटरेचर के। और जो ये नोटेबल वर्क्स थे कुछ, इनमें भी ये थीम्स आपको देखने को मिलेंगे, या आप जो है
इन्हीं थीम्स पर ये स्टोरीज़ बेस्ड थी। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें कि रेनाइसेंस टाइम पीरियड के जो मेजर लिटरेरी फिगर्स थी उनमें पहला नाम आता है विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर वाज ए ड्रामेटिस्ट। उसने शेक्सपियर ने डिफरेंट प्लेस लिखे, ड्रामाज लिखे, उसके अलावा कुछ पोइट्री भी लिखी। और उसके जो मोस्ट फेमस वर्क्स हैं उसमें ज़्यादातर ट्रेजिडीज़ हैं, जैसे कि हैमलेट है, ओथेलो है, इस तरह की काफ़ी सारी। उसके अलावा हमारे पास नाम आता है क्रिस्टोफर मार्लोफ का। तो क्रिस्टोफर मार्लोफ की जो बुक है डॉक्टर फॉस्टस, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा उनके और भी वर्क्स हैं जैसे ज्यू ऑफ माल्टा और इस तरह के। उसके बाद जॉन मिल्टन एक मेजर लिटरेरी फिगर थे रेनाइसेंस टाइम पीरियड की, और उनकी मोस्ट फेमस पोइम है जो पैराडाइज लॉस्ट है। उसके अलावा एडमंड स्पेंसर ने भी एक अपनी पोइम लिखी थी फेरी क्वीन के नाम से। सो द फेरी क्वीन बेसिकली जो उस टाइम की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, उनके फेवर में लिखी गई एक पोइम थी। दैट वाज एन एलेगोरिकल वर्क। और उस एलिगरी में उसने जो है एडमंड स्पेंसर ने बेसिकली सपोर्ट शो किया था जो उस टाइम की मोनार्की थी और उस टाइम की जो क्वीन थी, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के बारे में। और उसके बाद अगर हम इसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखें तो रेनाइसेंस टाइम पीरियड में जो था, इंग्लैंड का क्राउन था वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पास चला गया था। और उसके बाद में क्या हुआ था कि ये टाइम पीरियड जो था वो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश एम्पायर है, जब ब्रिटिश की जो एक ग्लोरियस हिस्ट्री शुरू होती है ब्रिटिश क्राउन की, वो वहीं से स्टार्ट होती है। और उसके अलावा जैसे प्रोटेस्टेंट है तो बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो खुद भी एक प्रोटेस्टेंट थी। और जबकि जो इनकी एक स्टेप सिस्टर थी क्वीन मैरी, जिसको ब्लडी मैरी के नाम से भी जाना जाता है, तो बेसिक वो जो थी वो खुद कैथोलिक थी। और उसके दौर में क्या हुआ था कि उसने जितने भी प्रोटेस्टेंट थे उनको एक मैसिव स्केल पे मर्डर्स किए। और जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वो एक्टिव रही। और बहुत ज़्यादा एक जो ब्लड शेड था वो देखने को मिला। लेकिन जब क्वीन एलिजाबेथ का टाइम स्टार्ट होता है तो फिर जो हम ज़्यादा देखते हैं वो प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजीज़ को ही देखते हैं। इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन थी उसमें, या जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दैट वाज आल्सो द टाइम ऑफ राइज ऑफ प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजीज़। और इसमें क्या होता था, जो रेनाइसेंस टाइम पीरियड था, और तो इसमें एक न्यू वेव देखने को मिली इंग्लैंड में, यानी एक चेंज की वेव और एक डिफरेंट होपफुल फ्यूचर की। और एक जो सोसाइटी की थी वो पूरी की पूरी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई, बहुत डेवलप होती हुई नज़र आई। और हम मॉडर्न जो सोसाइटी है उसको देखते हैं या मॉडर्न लिटरेचर को देखते हैं तो उसको हम देखें तो वो ओरिजिनेट तकरीबन इसी टाइम पीरियड से होता है, और इसमें सिमिलैरिटीज़ आज भी वही पाई जाती हैं। नेक्स्ट टाइम पीरियड जो हमारे पास आता है वो है रेस्टोरेशन एज, या तो फिर 18th सेंचुरी। और इसमें भी डिफरेंट एजेस आती हैं, जैसे कि अगस्टन एज है और उसके अलावा अर्ली जॉर्जियन एज भी आती है। तो इसकी जो डेट्स हैं वो हैं 1660 से लेकर ये 1800 तक ये टाइम पीरियड रहा। और अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो जो इस टाइम का जो लिटरेचर था बेसिकली उसका जो मेन फोकस था वो सटायर पे था, विट पे था। और जो सोसाइटी को एक मेजर सब्जेक्ट बनाया गया और जिस पे डिफरेंट क्रिटिक्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी दिए। सो बेसिकली इसमें जो सोसाइटी पे क्रिटिसिज्म था वो भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। और उसमें ये जो टाइम पीरियड था इसमें क्या हुआ कि जो नॉवेल्स और कुछ पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं वो भी इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद में जो ऑथर्स थे उस टाइम पीरियड के, तो उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने मेजर सब्जेक्ट्स जो थे वो पॉलिटिक्स पे, सोसाइटी पे काफ़ी ज़्यादा लिखा और सोशल नॉर्म्स को चैलेंज किया। उसके अलावा जो ह्यूमन नेचर है उसके बारे में लिखा। जैसे हम पहले वाले लिटरेचर में देखें, ओल्ड इंग्लिश में देखें या मिडल में इंग्लिश में देखें, तो ज़्यादा उनका फोकस होता था रिलीजन पे, ठीक है, चर्च पे होता था, कोर्ट पे होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, या फिर जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं, लव है या इस तरह के थे। लेकिन अब जो है चेंज आना शुरू हुआ, तो रेस्टोरेशन एज में ज़्यादा फोकस सोसाइटी पे आने लगा और ह्यूमन नेचर के ऊपर आने लगा, एक्सपीरियंसेस के बारे में आने लगा, यानी कि ह्यूमैनिटी के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन पे। और किस तरह की हमारी सोसाइटी जो है वो उसकी शेप है और किस तरह से एक सोसाइटी काम कर रही है, उसमें जो डिफरेंट डिवीजन्स हैं, या अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, इस तरह से लोअर मिडिल क्लास है, इस डिवीजन पे भी काफ़ी ज़्यादा इस पे भी फोकस होने लगा। और अगर इस टाइम पीरियड के नोटेबल वर्क्स को देखें तो ये एक एक वर्क आता है द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। और
ये एक सैटिरिकल वर्क था और एक ये पोएम थी। और इसमें जो है जो अपर क्लास होती है एक सोसाइटी की, उस पे काफ़ी ज़्यादा सटायर किया गया था। उसके अलावा गुलिवर्स ट्रैवल जो है वो जोनाथन स्विफ्ट का, तो ये एक नॉवल है। तो बेसिकली नॉवल का जो शुरुआत थी ना वो भी इस रिस्टोरेशन एज में ही हुई थी। तो गुलिवर्स ट्रैवल जो है वो एक नॉवल है और ये डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, जैसे कि सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को और ह्यूमन नेचर को। उसके अलावा रॉबिन्सन क्रूसो जो है ये भी एक नॉवल है, और डैनियल डेफो का। और इसमें भी एक इंसान की जर्नी को दिखाया जा रहा है, उसकी साइकी को, उसके जो है डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास एक और वर्क है, कैंडिड बाय वोल्टायर। बेसिकली ये जो वर्क था ये इंग्लिश में नहीं लिखा गया था, ये फ्रेंच में लिखा गया था, लेकिन इसमें इसने क्या किया कि इंग्लिश लिटरेचर को या इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। तो इसलिए ये भी एक नोटेबल वर्क इस टाइम पीरियड का माना जा सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास मेजर फिगर्स हैं उनमें कौन कौन से फिगर्स आती हैं। तो जो फर्स्ट मोस्ट फेमस फिगर हमारे पास है वो जॉन ड्राइडन है, और जॉन ड्राइडन वाज अ पोइट, अ प्लेराइट, और ही इज़ नाउन फॉर हिज सैटिरिकल वर्क। और उसके बाद हमारे पास अलेक्जेंडर पोप है, और ये भी जो है अ, बहुत सैटिरिकल पोएम्स लिखा करते थे, और ही वाज अ पोइट। और द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप का बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है। उसके बाद में जोनाथन स्विफ्ट है, और जो कि एक नॉवलिस्ट आप कह सकते हैं, और जो जिनका मोस्ट फेमस वर्क था गुलिवर्स ट्रैवल। उसके बाद डैनियल डेफो है एक मेजर फिगर रिस्टोरेशन एज की। उसके बाद अगर हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देखें ना रिस्टोरेशन एज का, तो ये क्या था कि ये टाइम पीरियड जो था कि तो इसमें क्या हुआ कि ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है इंग्लिश सिविल वॉर के बाद में, और उसके बाद जो रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की है, जब मोनार्की थी वो चेंज हो गई, और जो चार्ल्स सेकंड का रूल था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, जैसे वॉर्स के बाद में और जब मोनार्की चेंज होती है तो उसके साथ में बहुत सारी डिफरेंट जो डिफरेंसेस हैं वो भी ऑब्ज़र्व करने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो रेशनलिज़्म था उसको ज़्यादा फ़ोकस किया जाने लगा। उसके बाद में एम्पेरिसिज्म है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स थे उन्होंने शेप किया काफ़ी ज़्यादा हद तक जो हमारे पास रिस्टोरेशन टाइम पीरियड का क्लाइमेट है उसको। और इस टाइम पीरियड में डिफरेंट कल्चरल शिफ्ट्स को देखा गया। और जिस तरह का लिटरेचर होता था, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, सटायर और विट पे ज़्यादा फोकस होने लगा। तो इस तरह की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस टाइम पीरियड की थी, यानी कि रिस्टोरेशन टाइम पीरियड की। So this is just a little bit of overview of restoration age and renaissance age. तो दे दोनों जो टाइम पीरियड्स हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी, एज दे आर मार्क एज द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न डे लिटरेचर और मॉडर्न डे सोसाइटी। क्योंकि जो थीम्स यहाँ से डिस्कस होने लगे या जिस तरह के आइडियाज़ जो यहाँ पे शेप होने लगे, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो आज के ह्यूमन लाइफ से भी है, और उसके एक्सपीरियंसेस जो है वो आज के एक्सपीरियंसेस से भी काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इन अ सेंस के बाकी भी मिलते हैं, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा रिलेटेबल एक चीज़ लगती है। So this is about restoration and renaissance time period. In our next video we will discuss next time periods inshallah. So thanks for watching, and subscribe this channel for more informative content, and thanks for watching. Stay tuned.